Hello everyone, welcome to AAA Bright Academy. My name is Deepak Mahajan and you are currently watching the PYQ series of SI exam 2023. तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर 20 जून से 31 जुलाई 2023 के बीच में हमारा पंजाब पुलिस का एसआई का एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन। उस एग्ज़ाम में जो भी जीके के क्वेश्चन रहे थे, इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम उन सब क्वेश्चन को एनालाइज करके अपने आने वाले जो फ्यूचर के एग्ज़ाम हैं उनके लिए हम अपने जीके को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरीके से हम जीके में मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने नंबर ला सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप अगर PSSB की तैयारी कर रहे हो या फिर आप PPSC की तैयारी कर रहे हो या फिर आप SSC CGL CHSL या कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसमें जीके की ठीक ठाक वेटेज है, तो ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, चलो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का, द सफदरजंग टॉम्ब इज अ सैंडस्टोन एंड मार्बल म्यूजियम लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली में सफदरजंग की क्या है, टॉम्ब। अब सफदरजंग कौन है तुम्हारे, ही वॉज दी सेकंड नवाब ऑफ अवध। ठीक है, अवध जो कि बेसिकली उत्तर प्रदेश वाली टेरिटरी को उस वक्त अवध बोला जाता था। ठीक है, तो अवध जो है उसके सेकंड रूलर, सेकंड राजा या फिर नवाब थे जिन्होंने 1739 से 1754 तक रूल किया। ठीक है, और उसके बाद उनका जो टॉम्ब है इनको 1759 में बनाया गया। ठीक है, सफदरजंग कहाँ पर है, ये दिल्ली में एक बहुत फेमस म्यूजियम है। इसके अलावा दिल्ली की और बात करें तो दिल्ली में बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। ठीक है, जैसे कि बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली में। कुतुब मीनार के अलावा अगर बात करें तो रेड फोर्ट कहाँ पर है तुम्हारा, दिल्ली में। ठीक है, लाल किला हमारा दिल्ली में है। इसके अलावा इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन। ठीक है, हुमायूं टॉम्ब, लाल किला, हुमायूं टॉम्ब। ठीक है, ये कुछ एक और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है हमारे पास। ठीक है, जिनको तुम देख सकते हो यहाँ पर जाके। जंतर मंतर भी है, जंतर मंतर भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो कुछ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, कहाँ पर है तुम्हारे सारे के सारे, दिल्ली में। ठीक है, रेड फोर्ट, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, हुमायूं टॉम्ब एंड जंतर मंतर। पटना की अगर बात करें, ठीक है, तो पटना जो है वो बेसिकली फेमस है हमारा गोलघर के लिए। ठीक है, पटना जो है वो बेसिकली पटना में है एक फेमस गोलघर। गोलघर के अलावा पटना का जो एंशिएंट नेम है वो है तुम्हारा पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पाटलिपुत्र जो सिटी होती थी उस सिटी के र्यून्स भी आपको कहाँ पर मिलेंगे, पटना में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो गोलघर हो गया, र्यून्स ऑफ पाटलिपुत्र हो गया। हरमंदिर साहिब तख्त भी है। सिखिज़्म के जो 5 तख्त हैं उसमें हरमंदिर साहिब तख्त, ये भी कहाँ पर है तुम्हारा, पटना में। इसके अलावा नालंदा महावीरा की साइट्स भी यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नालंदा महावीरा। ठीक है, गोलघर हो गया, पाटलिपुत्र के र्यून्स हो गए, हरमंदिर साहिब, नालंदा महावीरा। ठीक है, अगली अगर बात करें तो जो तुम्हारा लखनऊ है, लखनऊ में तो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल सिटी है। लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब्स भी बोला जाता था पहले। तो अगर लखनऊ की अगर हम बात करें बेसिकली, तो पहले तो बड़ा इमाम बड़ा है। ठीक है, इमाम बड़ा। ठीक है, एक इमाम बड़ा है, एक तुम्हारा छोटा इमाम बड़ा है। ठीक है, बड़ा इमाम बड़ा और छोटे इमाम बड़ा दोनों में बेसिकली फ़र्क है, इसका साइज़ बड़ा है। ठीक है, दूसरे वाले का थोड़ा सा साइज़ छोटा है। ठीक है, केसर बाग पैलेस है एक, केसर बाग पैलेस। ठीक है, केसर बाग पैलेस तुम्हें कहाँ पर मिलेगा, ये भी तो हमें कहाँ मिलेगा, लखनऊ में। ठीक है, रूमी दरवाज़ा है, रूमी दरवाज़ा। ठीक है, ये हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वाले जो मोनूमेंट्स है कहाँ मिलेंगे तुम्हें, लखनऊ में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इंदौर में ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, इंदौर इट इज़ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज़ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। विच मंडलास ऑफ ऋग्वेदा संहिता आर कंसिडर टू बी अर्लीस्ट। ठीक है, ऋग्वेद जो संहिता है उसमें कौन से, इनमें से कौन कौन से जो मंडल हैं वो सबसे ज़्यादा पुराने हैं। अगर ढंग से मंडलों को एनालाइज करें तो टोटल अगर ऋग्वेद की बात करें तो इट इज़ दी ओल्डेस्ट रिटन
सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेचर है ये, ठीक है। इसमें टोटल 1028 या 1028 हाइम्स या फिर सुक्तियाँ हैं। इनको श्लोक बोल लो, सुक्तियाँ बोल लो, या फिर इसको हाइम्स बोल सकते हैं, ठीक है। टोटल है 1028। इन 1028 को हमने डिवाइड किया है टोटल 10 चैप्टर्स में, जिन चैप्टर्स को क्या बोला जाता है, मंडल्स, ठीक है। टोटल कितने चैप्टरों में डिवाइड किया है इनको? 10 चैप्टर में डिवाइड किया है। 10 चैप्टर में जो तुम्हारे 2 से लेके 7 तक के मंडल हैं, वो बोला जाता है कि वो सबसे ज़्यादा पुराने हैं, और पहला और जो लास्ट है तुम्हारा, फर्स्ट एंड 10 आर दी लेटर एडिशन, या फिर जो लेटेस्ट हैं वो कौन से हैं तुम्हारे, 1 और 10, ठीक है। तो ध्यान रखना है 2 से लेके 7 वाले जो हैं तुम्हारे वो सबसे पुराने हैं, और जो लेटर एडिशन है जो सबसे लास्ट में की गई वो कौन से वाली है, पहले से लेके 10वीं तक, ठीक है। तो टोटल 1028 श्लोक हैं, जिसमें अगर कई बार ये सवाल आता है कि कौन से वाला वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है इसमें, तो ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज़ किया है हमने वो किया है ओम वर्ड, ठीक है। ओम जो है वो टोटल 1028 बार यूज़ हुआ है, जितनी शुक्तियाँ हैं उतना ओम है, ठीक है। जन वर्ड का जिक्र 275 बार मिलता है, 275 बार जन वर्ड का जिक्र मिला। जन के अलावा आ गया हमारा इंद्र, ठीक है। जो सुप्रीम डाइटी थी या जो मेन डाइटी थे ऋग्वेद में वो थे इंद्र। इंद्र के लिए डेडिकेटेड है हाइम्स टोटल 250। दूसरे जो सेकंड हाईएस्ट गॉड है वो है अग्नि, जिनके लिए टोटल कितनी हाइम्स डेडिकेटेड है, 200, ठीक है। 200 डेडिकेटेड है किसके लिए, अग्नि के लिए। तो ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा ओम, फिर जन, फिर इंद्र, और सबसे लास्ट में फिलहाल अग्नि। इसके अलावा और बहुत सारी सबके बारे में बात की गई है यहाँ पे। जैसे अगर हम बात करें तो थर्ड मंडल, ठीक है। कई बार ये सवाल आता है कि जो गायत्री मंत्र है तुम्हारा, ठीक है, ध्यान रखना है गायत्री मंत्र जो है वो कहाँ पर है तुम्हारा, थर्ड मंडल में, ठीक है। तो थर्ड मंडल में बेसिकली क्या दिया हुआ है, गायत्री मंत्र, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 7th जो मंडल है तुम्हारा, ठीक है, 7th, ठीक है, 7th जो मंडल है वहाँ पर दिया हुआ है हमने दशार्जना, ठीक है। इसमें क्या दी हुई है, दशार्जना। दशार्जना का मतलब होता है इट इज़ दी बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं की लड़ाई थी, ठीक है। 10 उसमें 5 आर्यन थे, 5 नॉन आर्यन थे। इसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स, जो कि कहाँ हुई थी तुम्हारी, रावी रिवर के किनारे, ठीक है। रावी रिवर के किनारे एक बैटल होती है जिसका ऋग्वेद में मेंशन है, ठीक है। रावी रिवर को उस वक्त पुरुषनी भी बोला जाता था। अभी पिछले संडे को जो तुम्हारा एग्जाम हुआ PSSB क्लर्क का, उसमें पूछा गया था कि रावी रिवर का एंशिएंट नाम क्या है, ठीक है। तो रावी रिवर का एंशिएंट नाम था पुरुषनी। उस वाले टाइम पे इसको पुरुषनी बोला गया, और पुरुषनी के किनारे दशार्जना या बैटल ऑफ 10 किंग्स होती है, जिसका विनर जो था वो था सुदास, ठीक है। सुदास विनर था, जो कि तरस्तु भारता ट्राइब को बिलोंग करता था, ठीक है। तो ध्यान रखना है जो तुम्हारी बैटल ऑफ 10 किंग्स है वो तुम्हारी दी हुई है 7वें मंडल में, जिसका जो विनर था वो था सुदास, जो कि तस्तु भारता ट्राइब को बिलोंग करता था, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो 10th मंडल है तुम्हारा, 10th मंडल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th मंडल में दिया हुआ है हमारा पुरुषुक्ता अध्याय, ठीक है। पुरुषुक्ता अध्याय या फिर पुरुषुक्ता चैप्टर, जिसमें बेसिकली हमारी जो सोसाइटी थी उसका डिवीज़न होता है किस में, 4 वर्णा सिस्टम में। तो जो पुरुषुक्ता अध्याय है उसमें वर्णा सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रज, ये बेसिकली सोसाइटी की 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन होती है। ध्यान रखना है कौन से में लिखा हुआ है तुम्हारा, ये लिखा हुआ है 10th मंडल में। इसके अलावा अगर वेदों की बात करें तो टोटल हमारे पास 4 वेद हैं, जिसमें सबसे पहले जो लिखा गया वो ऋग्वेद है, दूसरे पे है सामवेद, तीसरे पे यजुर्वेद, और लास्ट में है तुम्हारा अथर्ववेद। तो ध्यान रखना है ऋग्वेद में बेसिकली 90% रिचुअल्स के बारे में बात की गई है। जो सामवेद है उसमें बेसिकली म्यूजिक के बारे में बात की है, जो भी हमारे राग हैं, जो भी हमारे धुन है, वो बेसिकली कहाँ से हमने बोरो किए हैं, सामवेद से। यजुर्वेद में जो उस वक्त सैक्रिफाइसेस हुआ करते थे वो सैक्रिफाइस सेरेमनीज यजुर्वेद में मेंशन है। अथर्ववेद में बेसिकली ब्लैक मैजिक और लोगों के साथ जो पर्सनल लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, उन पर्सनल प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो मैजिक के थ्रू उस चीज़ में सॉल्यूशन बताया हुआ है उसका, ठीक है। तो बेसिकली ऋग्वेद, सामवेद, यजुर और अथर्ववेद ये हमारे 4 वेद हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको उपवेद, अरण्यकाज, ब्रह्मांड, ये सब कुछ भी वैदिक लिटरेचर में डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है। चलो अगला देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज टुवर्ड द वेस्ट इन इंडिया, इनमें से कौन से वाली जो नदी है वो वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है।
एनालाइज करेंगे। गोदावरी जो है ये राइज करती है नासिक से, ठीक है। गोदावरी जो है वो नासिक से राइज करके ईस्ट की तरफ, वेस्टर्न घाट वाली साइड से राइज करके ये फ्लो करती है ईस्ट की तरफ, और लास्ट में अपना जो पानी है वो ड्रेन करती है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। टोटल जो गोदावरी की लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर। टोटल लेंथ कितनी है, 1465 किलोमीटर, मेकिंग इट दी लॉन्गेस्ट पेनिसुलर रिवर। ध्यान रखना है जो गोदावरी है तुम्हारी वो क्या है, इट इज़ दी लॉन्गेस्ट पेनिसुलर रिवर। जो हमारा साउदर्न इंडिया या हमारा जो पेनिसुलर इंडिया है उसकी क्या है, ये तुम्हारी लॉन्गेस्ट रिवर बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा जो हमारी गोदावरी रिवर है उसको हम क्या बोलते हैं, वृद्ध गंगा। गोदावरी रिवर को वृद्ध गंगा भी बोला जाता है, साथ में इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। वृद्ध गंगा के साथ इसको और क्या बोलते हैं हम, दक्षिण गंगा। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करनी है, ठीक है। आपका सवाल जो आएगा ना वो आएगा दक्षिण गंगा से। दक्षिण गंगा से सवाल दो तरीके का बनेगा। एक सवाल है तुम्हारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ, ठीक है। दो सवाल है, एक है दक्षिण गंगा, एक है दक्षिण की गंगा। इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में भी साउथ गंजेस बोलते हैं और उसको द गंगा ऑफ साउथ बोलेंगे। जो तुम्हारी दक्षिण की गंगा है वो है तुम्हारी दक्षिण, जहाँ पर की वर्ड लग गया या जहाँ पर ऑफ वर्ड लग गया कि गंगा ऑफ साउथ लग गया तो वो तुम्हारी है कावेरी, ठीक है। तो ध्यान रखना है जो कावेरी रिवर है दैट इज द गंगा ऑफ साउथ, और जो तुम्हारी गोदावरी है दैट इज दक्षिण गंगा। दोनों में फर्क है। पेपर में कभी भी ये सवाल अगर आया तो नोट डाउन करना है, दक्षिण गंगा पूछा है कि दक्षिण की गंगा पूछा है। दक्षिण की गंगा पूछा है तो कावेरी आंसर होगा, दक्षिण गंगा पूछा है तो गोदावरी होगा। कावेरी इज द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर। अब यहाँ पर डिफरेंस करना देखना पड़ेगा तुम्हें। लार्जेस्ट मतलब होता है कि वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी कौन सी है, कावेरी, और लेंथ वाइज सबसे बड़ी कौन सी है, गोदावरी, ठीक है। तो गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट, ठीक है। अगला ऑप्शन देखेंगे नर्मदा। तो नर्मदा इकलौती इन सारे ऑप्शन में रिवर है जो कि कहाँ फ्लो कर रही है, तुम्हारी वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। टोटल लेंथ है इसकी 1312 किलोमीटर। ओरिजिन पॉइंट होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक रेंज बोल सकते हैं या अमरकंटक प्लेट्यू, यहाँ से मध्य प्रदेश से ये राइज करेगी। फिर बंदे सतपुरा वाली जो रिफ्ट वैली है वहाँ से होके ये हमारी जो रिवर है वो फ्लो करती है, ठीक है। फ्लो करते करते 1312 में ये क्या बनती है तुम्हारी, इट मेकिंग इट लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर। क्या है ये तुम्हारी लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर। जो पेनिसुलर इंडिया है या जो साउदर्न इंडिया है उसमें वेस्ट की तरफ फ्लो होने वाली ये क्या है तुम्हारी सबसे लंबी नदी, ठीक है। याद रखना है कि इसके ऊपर जो डैम है वो है सरदार सरोवर डैम, ठीक है, सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम इसके ऊपर है। इसके अलावा तुम्हारा धुआंधार वाटरफॉल, ठीक है, धुआंधार जो वाटरफॉल है तुम्हारा वो भी कहाँ पर है, तुम्हारा नर्मदा रिवर के ऊपर। तो सरदार सरोवर डैम और धुआंधार वाटरफॉल कहाँ पर है, नर्मदा रिवर के ऊपर है, ठीक है। चलो महानदी की बात करेंगे अगर, तो महानदी जो है ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसका जो पानी है वो भी तुम्हारा कहाँ पर ड्रेन होता है, तुम्हारा ईस्ट में ड्रेन होता है। राइज करेगी छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से ईस्ट की तरफ जाएगी, ठीक है। महानदी लेंथ है टोटल 900 किलोमीटर, ठीक है। लेंथ कितनी है, 900 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसके ऊपर है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम क्या है तुम्हारा, इट इज़ लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया का क्या है, ये सबसे लंबा डैम है हीराकुंड डैम। ध्यान रखना है किसके ऊपर है, महानदी के ऊपर। लास्ट है तुम्हारी सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा को स्वर्ण रेखा भी बोला जाता है, ठीक है। सुवर्ण रेखा के साथ साथ इसको स्वर्ण रेखा भी बोलेंगे हम। स्वर्ण रेखा जो है वो झारखंड के रांची से निकल के कहाँ जाएगी, तुम्हारी ईस्ट की तरफ जाती है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में वेस्ट बंगाल से होके झारखंड वेस्ट बंगाल से होके जाएगी, जिसमें लास्ट में इसने अपना पानी कहाँ ड्रेन करना है, इसने अपना पानी करना है बे ऑफ बंगाल में 395 किलोमीटर की लेंथ के बाद। तो 395 किलोमीटर लेंथ के बाद इसने अपना पानी भी कहाँ ड्रेन करना है, इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है गोदावरी की जो बैंक सिटी है वो नासिक है, ठीक है। नर्मदा की जो बैंक सिटी है वो ध्यान रखना है वो है जबलपुर, ठीक है, जबलपुर। और महानदी की जो बैंक सिटी है वो है कटक, ठीक है, कटक। और सुवर्ण रेखा की ऑब्वियसली क्या होगी तुम्हारी, रांची, ठीक है। तो ये तुम्हारी कुछ एक बैंक सिटीज़ है, ठीक है। ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मैनी क्लासिकल लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया एज ऑफ अक्टूबर 2021। इस साल के पेपर्स जो भी आएंगे
उन सारे के सारे पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई सवाल बन सकता है तो वो बनेगा तुम्हारा क्लासिकल लैंग्वेजेस का। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर तुम्हें आंसर क्या मिलेगा 6, लेकिन फिलहाल 2024 में ये जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं वो तुम्हारी बढ़ के ज़्यादा हो चुकी हैं। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करें तो एक ऐसी लैंग्वेजेस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को लगे। देखो ये नाम जो है वो कौन देता है, तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को लगे कि जिनका जो सोर्स है या जिनका इतिहास है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, वन ऑफ द ओरिजिनल लैंग्वेज है और बहुत ज़्यादा एंटीक लैंग्वेजेस है, ऐसी लैंग्वेजेस को क्या दिया जाता है, तुम्हारा इनको टैग दिया जाता है कि वो हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस। ये वाला सिस्टम सबसे पहले किया था 2004 में शुरू, 2004 में शुरू करके तमिल को ग्रांट करते हैं सबसे पहले हम, क्या तमिल को ग्रांट किया जाता है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस। तमिल के बाद 2005 में आती है क्लासिकल लैंग्वेज अब संस्कृत। ठीक है, 2005 में बनी संस्कृत, 2008 में आई 2, एक आई हमारी कन्नड़ा। ठीक है, एक आई हमारी कन्नड़ा और कन्नड़ा के बाद दूसरी आई तुम्हारी तेलुगु। ठीक है, 2013 में ऐड होती है मलयालम। ठीक है, 2013 में ऐड हुई मलयालम और 2014 में ऐड हुई तुम्हारी उड़िया। ठीक है, 2014 में कौन सी लैंग्वेज ऐड होती है, उड़िया। ठीक है, अब यहाँ पर तुम ध्यान दोगे कि टोटल लैंग्वेजेस कितनी है, ये 1 2 3 4 5 6, तो टोटल तुम्हारी 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हुआ करती थी पहले, लेकिन 2024 में 5 और लैंग्वेजेस ऐड कर दी। 2024 में 5 और लैंग्वेजेस ऐड कर दी हैं, जिसमें है तुम्हारी असामीज़। ठीक है, एक होगी असामीज़, एक है तुम्हारी बंगाली। ठीक है, एक होगी बंगाली, एक होगी तुम्हारी पाली, एक होगी हमारी प्राकृत। ठीक है, असामीज़, बंगाली, पाली, प्राकृत और एक और है हमारी लैंग्वेज, उसको हम बोलते हैं मराठी। ठीक है, तो ये कुछ एक लैंग्वेजेस अभी हमारी नई क्लासिकल लैंग्वेजेस की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। तो टोटल अभी के लिए हमारे पास कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस इंडिया में, 11। ठीक है, पहले कितनी थी, 6। जब ये सवाल पूछा गया था 2023 में तब आंसर इसका 6 था, लेकिन अभी फिलहाल अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो फिलहाल हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है, टोटल 11। ठीक है, तो इसको टाइम टू टाइम अपडेट कर लिया करो, क्योंकि हो सकता है कि कल को जाके फिर से जब तक आप पेपर दोगे तब तक ये 11 से नंबर चेंज हो गए 15 16 या थोड़े ज़्यादा में, क्योंकि मैथिली होगी तुम्हारी, 1 2 लैंग्वेजेज है मैथिली और मणिपुरी, ये तुम्हारी सॉरी मैतेई और जो तुम्हारी मैथिली है ये अभी अंडर कंसिडरेशन है कि क्या इनको क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में हमने डालना है या नहीं डालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन इंडिया रेजोल्यूशन फॉर अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ टू बी पास्ड बाई अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन ऑफ द मेंबर ऑफ द असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखो ध्यान रखना है यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन करो कि जो तुम्हारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर, वो बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम सारी की सारी स्टेट में कैसा है, यूनिकैमरल। बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हें कैसा मिलेगा, यूनिकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर है सिंगल हाउस, जहाँ पर यूनिकैमरल है वहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन हमारे इंडिया के 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मैक्सिमम सब में है, लेकिन 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर हमारा बाई कैमरल सिस्टम है, या फिर बोल सकते हैं डबल हाउस सिस्टम है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लोअर हाउस, इसको हम बोलते हैं अपर हाउस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अपर हाउस। ये है टोटल 6 स्टेट में, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये टोटल 6 स्टेट है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन 6 स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बाकी सारी जगह क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब सवाल ये है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ एक स्टेट में ही कैसे बनेगी, ठीक है, या कैसे प्रोसीजर क्या है इसका। तो सबसे पहले देखो, मेन जो पावर है वो पहले जो पावर है वो आती है तुम्हारी असेंबली के पास। असेंबली वाले 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पास करके भेजेंगे किसको, पार्लियामेंट को। ठीक है, तो इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कितनी मेजॉरिटी के साथ, 2/3 मेजॉरिटी से, जब और बाद में जाके उसी रेजोल्यूशन को पार्लियामेंट अप्रूव कर सकती है बाय मेजॉरिटी ऑफ सिंपल। ठीक है, कौन सी मेजॉरिटी से पास करेंगी, बाई सिंपल मेजॉरिटी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को जब तुम्हारा लेजिस्लेटिव असेंबली को जब काउंसिल बनानी हो तो वो एक रेजोल्यूशन साइन करके देंगे जिसकी मेजॉरिटी रहेगी 2/3, और जब ये तुम्हारा पास हो जाएगा
ठीक है, और पास होके जाएगा ये किसके पास, पार्लियामेंट के पास। तो पार्लियामेंट को स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, पार्लियामेंट को केवल चाहिए सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है जितने आज लोग आए हैं उन सारे के सारे लोगों का 50% से ज़्यादा। ठीक है जी, चलो देखेंगे। According to the 44th Amendment, freedoms listed in Article 19 can be suspended only in case of proclamation of the on the ground of war and external aggression। अब ध्यान दो कि जो आर्टिकल नंबर 359 है तुम्हारा, ठीक है, उस 359 में लिखा है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगे या जो इमरजेंसी वाले टाइम हो उस वाले टाइम पे प्रेसिडेंट जो है इट कैन सस्पेंड सम ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, कौन किन को सस्पेंड कर सकता है, फंडामेंटल राइट, कुछ एक फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 32 को सस्पेंड किया जा सकता है, बाकी सब में भी, सिवाय किसके, एक्सेप्ट कंडीशन यहाँ पर लिखी है, इट कैन नॉट सस्पेंड। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। ठीक है, 20 और 21 जो है वो तुम्हारा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इन दो के अलावा तुम्हारे बाकी सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट है वो तुम्हारे सारे प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं कभी भी। एक बचा एक्सेप्शन तुम्हारा आर्टिकल नंबर 19। ठीक है, आर्टिकल 19 को भी सस्पेंड किया जा सकता था। ठीक है, लेकिन अभी बोला कि केवल और केवल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी दो तरीके की लगेगी, एक लगती है एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक लगती है इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल वाली जो है वो वॉर के ग्राउंड के ऊपर डिक्लेयर हो सकती है, जब मान लो इंडिया की पाकिस्तान के साथ वॉर होगी, ठीक है, इंडिया की चाइना के साथ वॉर होगी या किसी और कंट्री के साथ, जैसे 1962 और 1965 में हुआ था। ठीक है, उस 1971, 62 और 71 में एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने। ठीक है, अब यहाँ पर बात यह है कि जो इंटरनल इमरजेंसी है इसके लिए वर्ड जो था पहले, यहाँ पर ध्यान देना है, इसके लिए पहले जो वर्ड था वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था कि अगर तुम्हें कंट्री में कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस लगे तो तुम तब भी इंटरनल इमरजेंसी लगा सकते हो। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस के ऊपर 1975 में इमरजेंसी लगाई, जिसको बहुत ज़्यादा वाइडली क्रिटिसाइज़ किया गया, जिसकी वजह से ये जो तुम्हारा अमेंडमेंट आया 44th अमेंडमेंट 1978, इसी अमेंडमेंट ने इस वर्ड को चेंज कर दिया, किसके साथ, आर्म्ड रिवेलियन के साथ। ठीक है, बोला कि इंटरनल इमरजेंसी तुम कंट्री में केवल और केवल तब लगा सकते हो व्हेन देयर इज आर्म्ड रिवेलियन। आर्म्ड रिवेलियन हो जाए तो इंटरनल इमरजेंसी लगेगी, अदरवाइज इंटरनल इमरजेंसी नहीं लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये है कि तुम्हारा जो आर्टिकल 19 है वो किस बेस के ऊपर सस्पेंड हो सकता है, तो बोला कि इंटरनल इमरजेंसी होगी या आर्म्ड रिवेलियन होगी उस वाले टाइम पे आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, इट कैन बी सस्पेंडेड ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल। तो ध्यान देना है कि अगर तुम्हारी एक्सटर्नल इमरजेंसी लगे तो तुम्हारा एक्सटर्नल इमरजेंसी के टाइम तुम्हारा सारे के सारे आर्टिकल सस्पेंड हो सकते हैं सिवाय किसके, 20 और 21 के। लेकिन अगर इंटरनल इमरजेंसी लगी है तो सारे आर्टिकल सस्पेंड हो सकते हैं सिवाय 19, 20 और 21 के। ठीक है, तो ये देख लेना है, इंटरनल इमरजेंसी में 3 आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो गए, एक्सटर्नल में केवल 2 आर्टिकल है जो सस्पेंड नहीं हो सकते। ठीक है, बाकी सारे के सारे हो सकते हैं। ठीक है, बाकी इमरजेंसी वाला जो प्रोविज़न है, ये जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये प्रोसीजर जो है हमने ये कहाँ से बोरो किया है, जर्मनी। ठीक है, बीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने क्या अडॉप्ट किया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स इज आल्सो नोन एज नटराजा, इनमें से कौन से वाले जो गॉड हैं उनको नटराज भी बोलते हैं। ठीक है, तो नटराज की मूर्ति आप सबने देखी होगी। नटराज जो है वो बेसिकली आज से लगभग 1000 साल पहले 2000 ईयर के अराउंड, ठीक है, 1000 साल पहले इनकी मूर्ति जो है वो अपने को मिलती है। ठीक है, इसमें शिवा जो है वो क्या करते हैं, डांस फॉर्म अपनी ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारी जो डांस फॉर्म है, ठीक है, उनको शो कर रहे हैं। डांस फॉर्म को बेसिकली जो शिवा की डांस फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, तांडव। उसके लिए क्या बोला जाता है, वर्ड तांडव। ठीक है, एक कॉस्मिक डांसर की फॉर्म है ये। ठीक है, कॉस्मिक डांसर की फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तांडव। ठीक है, अगर बात करें कि कहाँ कहाँ टेक्स्ट, कौन से वाले टेक्स्ट में जिक्र मिला है अपने को इनका, तो 2 टाइप के टेक्स्ट हैं। कुछ एक टेक्स्ट जो है वो है तमिल और कुछ एक जो टेक्स्ट हैं वो है तुम्हारे संस्कृत में। ठीक है, तमिल टेक्स्ट की अगर बात करें तो तेवाराम है, एक टेक्स्ट है तुम्हारा जिसका नाम मिलेगा तेवाराम, और तेवाराम के अलावा जो दूसरा हमारा टेक्स्ट है उसका नाम है थिरभाग्यम। ठीक है, ये 2 टेक्स्ट है। संस्कृत अगर टेक्स्ट की बात करें तो उतारा काम का है,
उत्तराकामका, उत्तराकामका है। उत्तराकामका के अलावा है अम्शुमादागामा, अम्शुमादागामा, ठीक है। ये सोर्सेज है जहाँ पर शिवा का जो नटराज का पोस्चर है या फिर जो उनको कॉस्मिक डांसर के तौर पे प्रेजेंट किया है, वो ये बेसिकली ये 4 सोर्स हैं जहाँ पर आपको इनका जिक्र मिलेगा, ठीक है। फिलहाल अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के लगभग हर मंदिर में जो भी शिवा टेम्पल होगा वहाँ पर नटराज की एक फॉर्म जो है, एक मूर्ति वहाँ पर रखी होती है और उनके मेन डाइटी है। तमिलनाडु वाली साइड के जो मेन डाइटी है वो कौन है? शिवा, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं जो नटराज है, नटराज की लगभग हर शिवा के मंदिर में तमिलनाडु में तुम्हें मूर्ति मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी लोकेटेड? कहाँ पर है? देहरादून में, ठीक है। ये जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर जो है वो बहुत बार मतलब स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार मैं क्लासेज में करवाता हूँ, ठीक है। और क्लासेज में जब भी हम इनको करते हैं तो मैं बोलता हूँ कि ये जो हेड क्वार्टर्स है, चाहे तुम्हारे वर्ल्ड के हो गए या इंडिया के हो गए, ये सवाल पेपर में आना ही आना है, ठीक है। तो कुछ का हेड क्वार्टर अभी नोट डाउन करवाऊंगा, ये सारे के सारे नोट डाउन करने। इसके बाद जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं वो आपको ब्राइट की जो बुक है, स्टैटिक जीके की बुक है, उसमें आपको ये सारे के सारे इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। अगर देहरादून की ही बात करें अकेला तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन। अब यहाँ पर तुम ध्यान दो, जहाँ भी वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट या जंगल से रिलेटेड अगर कोई भी हेडक्वार्टर आया तो ध्यान रखना है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा तुम्हें? देहरादून में। देहरादून के घने जो जंगल हैं, ठीक है, देहरादून के जंगल जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा घने हैं, इसलिए फॉरेस्ट से रिलेटेड तुम्हारे जितने भी तुम्हारा कोई भी हेडक्वार्टर होगा, जंगल से रिलेटेड कोई भी हेडक्वार्टर है, वो तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा? तुम्हें देहरादून में। इसके अलावा अगर बात करें, ठीक है, अगर फॉरेस्ट नहीं आया तो क्या आ सकता है तुम्हें? RIMC। RIMC क्या होता है तुम्हारा? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ठीक है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। RIMC तुम्हें कहाँ मिलेगा? तुम्हें ये भी है देहरादून में, ठीक है। IMA, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, ठीक है। ये भी हमारा कहाँ पर है? जहाँ पर अब मिलिट्री वर्ड जहाँ पर आ गया, ठीक है, जहाँ पर मिलिट्री वर्ड आएगा वहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें? हेडक्वार्टर देहरादून। तो जंगल हो गए या मिलिट्री हो गए, ये हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा तुम्हें? देहरादून में, ठीक है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में एक है तुम्हारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, आयुर्वेदा कहाँ पर है? जयपुर में। हाँ, होम्योपैथी का इंस्टीट्यूट अगर तुमसे पूछ लें, होम्योपैथी का इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो तुम्हें मिलेगा कोलकाता में, ठीक है। होम्योपैथी वाला कहाँ पर है? कोलकाता में। अगर कभी यूनानी मेडिसिन तुमसे पूछ लिया, यूनानी मेडिसिन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यूनानी मेडिसिन का कहाँ पर मिलना है तुम्हें? बेंगलुरु में, ठीक है। पुणे की बात करें तो पुणे में बेसिकली 2 बहुत इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर हैं पुणे में, ठीक है। एक है तुम्हारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी, ये तुम्हें कहाँ मिलेगा? पुणे में। एंड दूसरा है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भी तुम्हें कहाँ पर मिलेगा? ये भी मिलेगा तुम्हें पुणे में। देहरादून की बात करें, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ अगला जो है तुम्हारा है लखनऊ। लखनऊ में अगर बात करें तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये भी कहाँ पर है तुम्हारा? लखनऊ में। और दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये कुछ का हेडक्वार्टर है, ठीक है, अलग अलग जगह के कुछ एक हेडक्वार्टर है। इसके अलावा मुंबई में
आप मुंबई देखोगे ना तो मुंबई में बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं। मुंबई में मिलेंगे आपको, लखनऊ में मिलेंगे, देहरादून, पुणे, जयपुर, दिल्ली में बहुत ज़्यादा हेडक्वार्टर हैं। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड का हेडक्वार्टर है वो तुम्हारा दिल्ली में है। ठीक है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत बार पेपर में आता है। ठीक है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुगर क्रेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कुछ एक हेडक्वार्टर हैं जो आपको सारे के सारे याद करने पड़ेंगे। आप ब्राइट की बुक उठाओ, ब्राइट के जो स्टार्टिंग के जो 100 पेजेज हैं या स्टार्टिंग के जो 40 पेजेज हैं उनमें आपको इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर का एक टेबल मिल जाएगा। उन इंपॉर्टेंट टेबल्स को देखो, रोज़ के 5-5, 10-10 हेडक्वार्टर्स या 5-5, 10-10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करना शुरू कर दो। आपका स्टैटिक जीके जो है वो ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। स्टैटिक जीके स्ट्रॉन्ग करने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा 1 हफ्ता, 10 दिन या 1 महीना पढ़ के आप अपना स्टैटिक जीके स्ट्रॉन्ग करोगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। स्टैटिक जीके को करने का सिंपल सा एक तरीका है कि रोज़ 15 से 20 मिनट आपने रोज़ स्टैटिक जीके पढ़ना है। ठीक है, रोज़ 15-20 मिनट उठाओ, कोई भी बुक उठाओ और उस वाले बुक का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो रोज़ रोज़ याद करते रहो। रोज़ के 10 पॉइंट आप याद करोगे तो 1 महीने के 300 पॉइंट होते हैं। ठीक है, और 3 महीने में वही 900 पॉइंट होते हैं। तो और 10 पॉइंट को याद करने में 10 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लग सकता। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल सारी की सारी बात ये है कि स्टैटिक जीके के जितने भी पॉइंट है इनसे सवाल बहुत ज़्यादा आजकल बन रहे हैं। बेटे स्टैटिक जीके के साथ साथ तुम्हारी करंट अफेयर की बहुत ज़्यादा हो रखी है। करंट अफेयर से रिलेटेड जीके पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना है जीके में। ठीक है, चलो आइए, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। फिर से मिलते हैं कुछ एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।